यहाँ के मॉडल में खरीफ में तो उड़द है, मूंगफली है, तिल है और चौथी फसल मक्के की है। सावा की एक फसल है कि इसको बड़ी मात्रा में हम खरीफ में ले सकते हैं। सबसे बड़ा तो ये कि किसानों को मशीनों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, प्रजातियां हैं जो कि कम अवधि की हों, पानी की आवश्यकता कम हो। हमने यहाँ पर करके दिखाया कि बुंदेलखंड में कैसे किसान पॉली हाउस से सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल भी हमने बना रखा है। मौसम के ऊपर, मॉनसून के ऊपर तो किसानों का बस नहीं है, लेकिन किसान कुछ तकनीक को अपनाकर, फसल चक्र को अपनाकर, अपनी खेती में विविधीकरण को अपनाकर अपने इस जो नुकसान होता है मौसम की वजह से उसको कम कर सकते हैं। अपनी जो आमदनी है, एक अच्छी आमदनी, उसको बरकरार रख सकते हैं। तो आखिर खेती के वो मॉडल कौन से हो सकते हैं, ये आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम पहुंचे हैं झांसी में स्थित रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और संस्थान के कुलपति डॉक्टर AK सिंह साहब आज हमारे साथ में मौजूद है। सर, जो फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं, वो मॉडल की जो बात करते हैं, यहाँ के लिए कौन से आप देख पाते हैं? देखिए, यहाँ के मॉडल में खरीफ में तो इन 3 फसलों पर ही ध्यान यदि केंद्रित किया जाए, उड़द है, मूंगफली है, तिल है और चौथी फसल मक्के की है, जिसको हमने बहुत किसानों के क्षेत्रफल पे कराया भी है और उसको बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं। सावा की एक फसल है जो कि हमने अपने प्रयोग से देखा है, किसानों के क्षेत्रफल पे भी देखा है कि इसको बड़ी मात्रा में हम खरीफ में ले सकते हैं। इनकी कटाई के बाद हमारे पास 2 विकल्प हैं रबी के लिए, या तो हम गेहूं की फसल करें या हम सरसों की फसल करें। 2 मुख्य फसलें हैं जिनको जो विकल्प के रूप में है। तीसरी फसल जो यहाँ पर पारंपरिक रूप से होती रहती है, हुई है पहले भी, चना है और मटर है। मटर का क्षेत्रफल लगातार बढ़ा है पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में और बुंदेलखंड केवल उत्पादन ही नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है दूसरे प्रदेशों को और दूसरे देशों को भी। तीसरी फसल जो यहाँ पर जो 60 दिनों में हो जाती है, उनके प्रयोग से मूंग की फसल बहुतायत यहाँ पर खास करके जालौन में, ललितपुर में, झांसी में किसानों ने करना शुरू किया है और 1 हेक्टेयर से 1 लाख रुपए की आमदनी भी बहुत सारे किसानों ने कमाई है और पैदावार भी 14-15 क्विंटल किसानों ने प्राप्त की है। अच्छा MSP सरकार देती है और लागत बहुत कम है इसमें। बरसात कम होगी, जाहिर है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कई जगह पानी का बहुत संकट भी रहता है। ऐसे में तकनीक की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं, किन तकनीक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? तो सबसे बड़ा तो ये कि किसानों को मशीनों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ऐसी मशीन लें जो कि रीज और फरो या जो कह सकते हैं कि एक बेड बना सकती हैं, वैसी मशीनों को लें जिससे कि उससे बेड बना करके वो सीधे उस पर बुआई कर सकें। दूसरा, प्रजातियां हैं, बार बार हम कहते हैं ऐसे प्रजातियों का चुनाव करिए जो कि कम अवधि की हों, पानी की आवश्यकता कम हो। आजकल जो ड्रिप और स्प्रिंकलर की बात होती है, यहाँ के लिए कितना ज़रूरी आपको लगता है? रबी में स्प्रिंकलर यहाँ के बहुतायत किसान ऐसे हैं जो कि मटर के खेत में करते हैं, लेकिन दूसरे फसलों में भी खास करके सब्जियों में इसका उपयोग बढ़ रहा है, खास करके ड्रिप इरिगेशन का सब्जियों में, और स्प्रिंकलर गेहूं में भी, और स्प्रिंकलर आपके चने में भी, और स्प्रिंकलर सरसों के ऊपर भी कई जगह किसान यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर चूंकि पशुओं की संख्या अधिक है तो कंपोस्ट की उपलब्धता यहाँ पर है, तो उसको कैसे अच्छी गुणवत्ता का खाद बना पाएं, इसके लिए विश्वविद्यालय भी उनको प्रशिक्षण देता है। प्राकृतिक खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त क्षेत्र आप कह सकते हैं बुंदेलखंड है। पशुधन पर किस प्रकार असर आप देख रहे हैं और उससे बचाने के लिए कृषि विज्ञान क्या कर रहा है? इस साल चूँकि संभावना है कि बारिश कम होगी, तो ऐसे में पानी पीने की भी आवश्यकता होती है जानवरों की जी। तो पानी पीने के लिए भी चाहिए, खेती के लिए भी चाहिए, और जो अभी बारिश होगा उसी बारिश से रबी की फसल को भी हम अच्छा कर पाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय का ये प्रक्षेत्र है जिसमें हम खेती करते हैं, लगभग 200 एकड़ है। 100 एकड़ में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, करीब 20-25 एकड़ का तालाब यहाँ बनाया हुआ है। पूरे वर्ष भर पानी हम संग्रहित करते हैं जो भी वर्षा का होता है, और उससे पूरी रबी की फसल हम लेते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल भी हमने बना रखा है कि यहाँ यदि छोटा किसान है 1 हेक्टेयर का, तो कैसे 4-5 गायों को रख सकता है, कैसे बकरी का पालन कर सकता है, कैसे मछली का उत्पादन भी कर सकते हैं एक तालाब से, और साथ में कैसे शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, और साथ में ही छोटे क्षेत्रफल में कैसे अपने लिए अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, दालों का उत्पादन कर सकते हैं और सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। नई वैरायटीज़ पर आप लोग काम करें, नई तकनीक पर, तो इसके लिए जाहिर सी बात है जब इतना शोध होता है तो एक अच्छे बजट की भी ज़रूरत होती है। क्या लगता है कि अभी हम लोग के पास उतने बजट्स हैं जितने शोध के लिए ज़रूरत है? हमारा विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा सीधे समर्थित है, तो हमें किसी तरह के धन की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ लगभग 50 ऐसे प्रोजेक्ट हैं
हमारे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं तमाम एजेंसीज के पास, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, सरकार की भी एजेंसीज है, डीबीटी है, डीएसटी है, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो यहाँ से समर्थित 50 रिसर्च के प्रोजेक्ट हमारे कैंपस में चल रहे हैं। और मुझे धन्यवाद भी देना है उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी परियोजनाएं, जिसमें एक ऑर्गेनिक का लैब हमारे यहाँ बना है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का लैब बना है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। दूसरा एक मिलेट्स के ऊपर बड़ा लैब हमारे यहाँ बना है, दोनों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं। इसके अलावा शहद उत्पादन का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारे पास है। पॉली हाउसेज, जो बुंदेलखंड में लोग कहते थे कैसे पॉली हाउस लगा के यहाँ पे खेती कर पाएंगे, उसको भी वहाँ से धन का समर्थन मिला और हमने यहाँ पर करके दिखाया कि बुंदेलखंड में कैसे किसान पॉली हाउस से सब्जियों की खेती और बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। परिणाम कैसे देख रहे हैं उसके? परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग लैब, उसका लाभ किसानों को किस तरह से मिलेगा? अभी तक जो सिस्टम हमारे यहाँ रहा है वो पीजीएस सिस्टम है। पीजीएस में किसानों का समूह खुद ही उसको डिक्लेयर करता है कि ये हमने जैविक रूप से या प्राकृतिक रूप से उगाया है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जिसमें किसी ने उत्पादन किया, वो उत्पादन हमारे लैब में लेकर के आएंगे, उसके उत्पाद को हमारे यहाँ टेस्टिंग होगी, फिर हम सर्टिफिकेट देंगे कि इसमें किसी तरह का रसायन है कि नहीं है आपके उत्पाद में। तो ये लाभ होगा और कोई लेवल विश्वविद्यालय का भी लगा के बेच सकता है, हमारे सर्टिफिकेट का भी प्रयोग करके कर सकता है। मूल्य बेहतर मिल पाएगा उसे, जो दावा करके वो बेचने वाली बात होती है, और जो खरीदने वाला होगा उसको भी विश्वास होगा। अभी हम जो है एक और फील्ड पे आ गए हैं इसी विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर उर्द की फसल जो है वो लगी है। और जो बात हो रही थी तकनीक की खेती में, तो वो क्या हो सकती है, यहाँ पर हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। खरीफ के मौसम में यदि खेती करनी है, खास करके दलहनों और तिलहनों की, तो इन्हें एक चौड़ी मेड़ पर खेती करना सबसे अच्छा है। जैसे हमने यहाँ विश्वविद्यालय में करके दिखाया है कि ये चौड़ी मेड़ करीब 1 मीटर की है, जिस पे कि हमने कोशिश किया उड़द को उगाने के लिए, और बीच में एक नाली हमने बनाया है। तो अधिक यदि बारिश होगी, अधिक पानी होगा तो इस नाली में एकत्रित हो जाएगा और साथ ही फसल को कोई नुकसान नहीं करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें आज आपने बताई हैं, जो तकनीक बताई हैं, और इस बदलते मौसम की चुनौतियों के बीच किसान किस मॉडल को अपनाए आपने बताया। उम्मीद करते हैं किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपने देखा आज इस पूरे मॉडल को यहाँ पर कि किस तरह से जो फसलों का विविधीकरण है वो अपनाना है, कौन से मॉडल्स आपके काम आएंगे, और तकनीक सबसे महत्वपूर्ण चीज़। अगर आपके पास पानी कम है तो आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा हो जाए तो फसल को कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने खेती में होने वाले घाटे से बच सकते हैं, एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय आइए, यहाँ पर और बहुत सी तकनीक आपको देखने के लिए मिलेंगी, कई वैरायटी यहाँ पर फसल की आपको मिलेंगी जिन्हें आप यहाँ से ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।